स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु माथुर आज आपके साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का 8th पार्ट डिस्कस करूंगी। आज के लेक्चर में हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के रेफरेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उससे रिलेटेड और उससे एसोसिएटेड जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो भी किसी कॉम्प्लेक्स की हमें डिस्कस करनी होंगी उसमें हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैटर करती है, अफेक्ट करती है। यानी कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे वो कॉम्प्लेक्स अनुचुंबकीय होगा, और अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उस कॉम्प्लेक्स में उपस्थित नहीं है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर युग्मित हैं तो वह प्रतिचुंबकीय होगा। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स अनुचुंबकत्व के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हमें ये मालूम है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना अधिक होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो यहाँ हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम जो विन्यास है वो ले रहे हैं D1, D2 और D3 विन्यास। इसका क्या मतलब है कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं जिसमें कि एक मेटल और उसके साथ में 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब उस मेटल के अंदर D इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? अगर एक इलेक्ट्रॉन है D कक्षक में तो वो D1 विन्यास होगा। ये हम बात कर रहे हैं मेटल के D ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की। तो अब D1, D2 और D3 विन्यास वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है कि मेटल के पास में 5 D कक्षक होते हैं, और जब तक वो किसी क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, यानी कि जब तक उसको लिगेंड्स अप्रोच नहीं करते हैं, तो वो पांचों D कक्षक समान ऊर्जा पर रहते हैं। लेकिन जब किसी क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो आते हैं, लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो ये जो कक्षक हैं ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं, T2G और EG। यहाँ ये थोड़ा मिसप्रिंट है, जो आपको D2G दिख रहा है, एक्चुअली इट इज़ T2G। सो T2G और EG 2 हिस्सों में ये स्प्लिट हो जाते हैं। T2G आपको नीचे दिख रहा है, T2 मतलब ट्रिपल डिजेनरेट। अब यहाँ पर 3 D कक्षक समान ऊर्जा पर हैं, तो वो कौन से D कक्षक हैं? DXY, DYZ और DZX। जबकि EG यानी कि डबली डिजेनरेट 2 D कक्षक समान ऊर्जा पर हैं, वो कौन से हैं? DX2, Y2 और DZ2। अब आपको यहाँ डायग्राम में 3 केसेस दिख रहे हैं, D1 विन्यास, D2 विन्यास और D3 विन्यास। पहले हम बात करते हैं D1 विन्यास की। तो यहाँ जैसा कि आपको पता है कि मेटल के जो D ऑर्बिटल है उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो और कोई संभावना नहीं है बजाय इसके, जैसा कि आपको यहाँ शो किया हुआ है, यानी कि T2G में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे? 1 रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो उसको हम क्या लिखेंगे? क्योंकि T2G में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कहलाएगा T2G, और उसके ऊपर क्या लिख देंगे हम? सुपरस्क्रिप्ट में 1। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी T2G 1 एंड EG 0, क्योंकि EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम बात करते हैं D2 विन्यास की। D2 विन्यास का क्या मतलब है कि ऐसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के पास में 2 D इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ आएंगे? ये भी T2G में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ हमें T2G में 3 D कक्षक समान ऊर्जा पर मिल रहे हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षक में जाएगा। ये पेयरिंग नहीं करेगा क्योंकि उसको समान ऊर्जा का दूसरा कक्षक अवेलेबल है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। सो T2G और सुपरस्क्रिप्ट में आप लिख देंगे 2 एंड EG 0।
इसी तरह से D3 विन्यास वाला कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के पास में 3 D इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तीनों D इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होंगे, वो तीनों ही इलेक्ट्रॉन्स T2G में आ जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी T2G3, सुपरस्क्रिप्ट में 3 लिखेंगे, एंड Eg0, क्योंकि Eg जो कि हायर एनर्जी पर है, 2 कक्षक, उनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है वो जब लिगेंड फील्ड के यानी कि क्रिस्टल फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं था, तब भी उसमें 1, 2 या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी उसमें 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये शो करता है कि इसके मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स बनने से पहले यानी कि जब मेटल फ्री था, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जबकि वो लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में आ गया, उसके चुंबकीय व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। साथ ही D1 का जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, तो अनुचुंबकत्व कम होगा। D2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो उसका जो अनुचुंबकत्व है वो भी अनुचुंबकीय तो है ही क्योंकि हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन उसका अनुचुंबकत्व D1 वाले कॉम्प्लेक्स के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है, और D3 के अंदर अनुचुंबकत्व और ज़्यादा है। तो यहाँ हमने पहला केस लिया D1, D2 और D3 विन्यास का। अब हम बात करते हैं D4, D5, D6 और D7 विन्यास की, यानी हमने एक और कैटेगरी बना दी, D4, D5, D6 एंड D7। अब इसका क्या कारण है कि हमने इसको क्यों कैटेगराइज इस तरह से किया। आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ इस डायग्राम पर आ जाइए। यहाँ हम पहले एक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसी बेसिस पर आप बाकी के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, बाकी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस आसानी से समझ पाएंगे। तो हम अब बात कर रहे हैं इसमें D4 विन्यास की। यहाँ आप ये देखते हैं कि D4 विन्यास में T2G और Eg कक्षक बनाए हुए हैं, T2G लोअर एनर्जी वाला और Eg जो है वो हायर एनर्जी वाला। लेकिन आप इस डायग्राम में ये देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए सिर्फ D4 विन्यास पर, कि यहाँ पर 2 कैटेगरीज कर रखी हैं। एक में T2G और Eg के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है, और दूसरी कैटेगरी के अंदर T2G और Eg में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जिनमें T2G और Eg का एनर्जी डिफरेंस कम है वो ये शो करता है कि ये दुर्बल क्षेत्र वाला लिगेंड यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी ही है कि वो T2G और Eg को थोड़ा ही स्प्लिट कर पाता है। जबकि अगर हमारा प्रबल क्षेत्र वाला लिगेंड होगा तब वो T2G और Eg को ज़्यादा स्प्लिट कर पाएगा, और इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या होते हैं, ये हम पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के आधार पर ये बताया जा चुका है। तो आपको ये पता है कि जैसे H2O है, फ्लोराइड है, ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, यानी कि जिसमें हैलोजन्स आ रहे हैं और ऑक्सीजन आ रहा है। जबकि ऐसे लिगेंड्स जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी कि साइनाइड है, नाइट्राइट है, ये कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो यहाँ पर मेटल के साथ अगर H2O या फ्लोराइड टाइप के लिगेंड्स लगे हुए हैं तो वो वीक फील्ड होगा। अब वीक फील्ड का क्या मतलब है कि उसके लिए स्प्लिटिंग जो हो रही है T2G और Eg की वो कम है, और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम हो गई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेल्टा क्या है, T2G और Eg के बीच का एनर्जी डिफरेंस वो कम है। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन युग्मन करता है तो वो पेयरिंग एनर्जी इस केस के अंदर ज़्यादा है, यानी कि पाई इज़ ग्रेटर देन डेल्टा। तो यहाँ क्या होगा, आप देखिए कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ फिल करने हैं। तो अगर हमारा जो फील्ड है वो दुर्बल है तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ आ जाएंगे, T2G में। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि क्या वो Eg में जा सकता है।
ईजी में वो उसी स्थिति में जाना चाहेगा जबकि डेल्टा की वैल्यू कैसी है, कम है। अगर डेल्टा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती तो वो क्या करता, युग्मन कर लेता T2G में ही एक इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन यहाँ पर युग्मन एनर्जी तो ज़्यादा है, जबकि डेल्टा की वैल्यू आपको दिख रही है कम है, स्प्लिटिंग कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ईजी में, हायर एनर्जी पर। ये मैं सिर्फ आपको D4 सिस्टम डिस्कस कर रही हूँ, बाकी सारे आपको इतने डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दुर्बल क्षेत्र में चौथा इलेक्ट्रॉन ईजी में चला गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना जो कि वीक फील्ड लिगेंड से बना, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। तो ये इसका जो अणुचुंबकत्व है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग होगा। जबकि प्रबल क्षेत्र में आप क्या देख रहे हैं कि T2G और EG में जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा है, डेल्टा ज़्यादा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले लोअर एनर्जी पर आ गए, यानी T2G में आ गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन या तो पेयरिंग कर लेगा, युग्मन कर लेगा, अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्प्लिटिंग ज़्यादा होने की वजह से डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ईजी में नहीं जाना चाहेगा, उसकी बजाय वो क्या करेगा, युग्मन कर लेगा T2G में ही। तो इस तरह से आप प्रबल क्षेत्र के अंदर D4 विन्यास यहाँ देख रहे हैं। और प्रबल क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो आपका लिगेंड है वो साइनाइड हो सकता है, वो लिगेंड आपका नाइट्राइट हो सकता है, कार्बन और नाइट्रोजन जो डोनर ये वाले लिगेंड्स हैं वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स हैं। तो यहाँ पर भी विन्यास D4 है, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, अब सिर्फ 2 रह गए। तो ये कॉम्प्लेक्स भी अनुचुंबकीय है, लेकिन अनुचुंबकत्व जो है वो दुर्बल क्षेत्र के कंपैरिजन में कम है, केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग है। अब एग्जैक्टली इसी तरह से हम D5, D6 और D7 विन्यास को शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ आप देखिए D5 विन्यास, D5 में आप देखिए अगेन 2 हिस्से बनाए हैं, दुर्बल क्षेत्र और प्रबल क्षेत्र। मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगी दुर्बल क्षेत्र में कौन से लिगेंड्स आएंगे और प्रबल क्षेत्र में कौन से लिगेंड्स आएंगे, ये आपको बता दिया है। तो दुर्बल क्षेत्र में आप देखिए कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। कैसे करेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन्स तो T2G में आ जाएंगे और चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी पर चला जाएगा क्योंकि डेल्टा की वैल्यू कम है। प्रबल क्षेत्र में क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले T2G में आएंगे, अब चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन EG में जा सकता है, लेकिन क्योंकि डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है प्रबल क्षेत्र होने की वजह से, और उसकी बजाय पाई की वैल्यू कम है। पाई, व्हाट इज पाई, पाई इज पेयरिंग एनर्जी, यानी कि युग्मन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम है, डेल्टा ज़्यादा है। तो ये EG में नहीं जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और T2G में ही ये युग्मन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दुर्बल क्षेत्र में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, जबकि प्रबल क्षेत्र में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रह गया, यानी कि ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस अनुचुंबकीय हैं, लेकिन दुर्बल क्षेत्र वाला ज़्यादा अनुचुंबकीय है करस्पॉन्डिंग टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और प्रबल क्षेत्र वाला कम अनुचुंबकीय है करस्पॉन्डिंग टू ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अब आप D6 देख लीजिए। D6 में दुर्बल क्षेत्र में क्या स्थिति होगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी पर आएंगे, अब चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन्स EG में चला जाएगा क्योंकि डेल्टा कम है। अब छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, जब उसको युग्मन ही करना है किसी के साथ तो वो लोअर एनर्जी वाले पर युग्मन करेगा। तो आप देख रहे हैं कि D6 विन्यास दुर्बल क्षेत्र, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4, जबकि प्रबल क्षेत्र में क्या होगा कि पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी पर आएंगे, हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो पहले 3 लोअर एनर्जी यानी कि T2G पर आएंगे, और फिर चौथा, पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन भी क्योंकि डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए हायर एनर्जी पर नहीं जाएगा, बल्कि T2G में ही ये क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा। और अब यहाँ आप देखते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, युग्मित हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, D6 प्रबल क्षेत्र, ये प्रतिचुंबकीय होगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा। इसी तरह से D7 विन्यास, D7 विन्यास कैसे फिल करेंगे, पहले हम दुर्बल क्षेत्र की बात करते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर एनर्जी पर आएंगे, उसके बाद चौथा और पांचवा कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी पर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू कम है, वो युग्मन अभी इनिशियल स्टेज पर नहीं करेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स भर लिए, अब छठा और सातवां कहाँ आएगा, उसको युग्मन तो करना ही है, तो वो
T2G पर आकर के युग्मन यानी नीचे आकर के युग्मन करेगा और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको 4 दिख रहे हैं, सॉरी 3 दिख रहे हैं। प्रबल क्षेत्र में क्या होगा? प्रबल क्षेत्र में इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा, आप देख लीजिए। प्रबल क्षेत्र में 6 इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे ही पहले युग्मन करेंगे और 7वां इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पर जाएगा, वो इसमें मिसप्रिंट है, आप उसको ठीक कर लीजिए। तो इस तरह से D4, D5, D6 और D7 विन्यास के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम इस तरह से समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं और जो लीगेंड्स है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि दुर्बल और प्रबल क्षेत्र वाले कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं D8, 9 और 10 विन्यास। इसको हमने फिर अलग से कैटेगराइज कर लिया क्योंकि इसमें 2 तरह के फील्ड, मतलब अगर हमारे लीगेंड्स भी अलग अलग तरह के हैं तो भी हमारा एक सा ही विन्यास आने वाला है, ये अभी आप क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग विन्यास पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए D8 विन्यास कैसे है, आप कैसे भी भर के देख लीजिए, चाहे प्रबल क्षेत्र के हिसाब से भर लीजिए चाहे दुर्बल क्षेत्र के हिसाब से भर लीजिए, एक ही तरीके का विन्यास बनेगा। D8 में क्या होगा कि T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ ही गए और EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरीके से 8 भर सकते हैं आप। इसी तरह से D9 में आपको विन्यास यहाँ दिख रहा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और D10 में क्या है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यानी कि D10 विन्यास जो है वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। जहाँ मैंने आपसे ये बात कही कि आप इसमें दूसरा कोई विन्यास पॉसिबल नहीं है, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ D8 से। आप पहले मान के चलिए कि D8 के अंदर हमने T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे, दुर्बल क्षेत्र है तो चौथा और 5वां आप ऊपर भर दीजिए EG में, फिर 6ठा 7वां 8वां आपको वापस नीचे ही लाना पड़ेगा। इसी तरह इसी D8 के अंदर आप प्रबल क्षेत्र लेते हैं तो आप पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G में भरिए, प्रबल क्षेत्र है तो क्या होगा कि बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स भी पहले युग्मन करेंगे और उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बचे हुए 2 EG में जाएंगे, तो इसमें 2 विन्यास पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, वो क्या है कि प्रायोगिक रूप से भी हम चुंबकीय आघूर्ण किसी भी कॉम्प्लेक्स का निकाल सकते हैं। तो जो संक्रमण धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट क्या है, बोर मैग्नेटोन यानी कि BM। अब अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात हो तो हम उस कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि आप n की वैल्यू इस समीकरण में पुट कीजिए, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उसके करस्पॉन्डिंग आप चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। और यहाँ एक टेबल आपको दिख रही है, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है तो ये क्या हो गई, n की वैल्यू। और आप इस n की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन, और उससे आप चुंबकीय आघूर्ण आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज ऑक्टाहेड्रल संकुलों के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की। थैंक यू।